विवेकानंद केंद्र और विवेकानंद प्रबोधिनी, इन दोनों ने मिलकर आयोजित किए हुए स्वतंत्रता 75 इस व्याख्यान श्रृंखला के व्याख्यान माला के एक उप व्याख्यान माला इंडिया को समग्रता में भारत बनाना है, उसके 2 पुष्प हमने अभी तक गूंथे हैं। आज उसके तीसरे पुष्प को गूंथने जा रहे हैं। पहले 2 पुष्पों में हमने जो विचार किया है वह संक्षेप में रखकर मैं तीसरे पुष्प के विषय की ओर आगे बढ़ूंगा। पहला जो पुष्प था उसका शीर्षक था भारत का स्वाधीनता और स्वतंत्रता संग्राम। उसमें हमने यह जाना कि जब तक बृहद भारत की 1 इंच भूमि भी पराधीन है, हमारा स्वाधीनता संग्राम समाप्त नहीं हुआ है। स्वाधीनता और स्वतंत्रता ये 2 भिन्न बातें होती हैं। स्वतंत्र वह समाज होता है जो अपने तंत्रों के अनुसार, अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार जीता है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो हमारे भारतीय समाज जीवन के सभी तंत्र यह अंग्रेजी तंत्र हैं, अंग्रेजी व्यवस्थाएं हैं, उन्हीं को हम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और इस दृष्टि से हमें स्वतंत्र बनने के लिए अपनी व्यवस्थाओं के निर्माण की दृष्टि से संग्राम का विचार, योजना और प्रयास करना प्रारंभ करना है। तब हमारा स्वतंत्रता संग्राम शुरू होगा। स्वतंत्रता संग्राम और स्वाधीनता, इन दोनों में ही, दोनों शब्दों में जो स्व है उसको भी जानने का प्रयास हमने पहले पुष्प में किया कि हमारी जो सर्वे भवन्तु सुखिनः आत्मवत् सर्वभूतेषु वर्णाश्रम धर्म आदि जो हमारी विशेषताएं हैं वही हमारा स्व है, वही हमारी पहचान है। और इस दृष्टि से दूसरे पुष्प में हमने विचार किया वह था इस स्व पर आधारित, वसुधैव कुटुंबकम आत्मवत् सर्वभूतेषु, इन पर आधारित समाज जीवन के जो 2 महत्वपूर्ण आधार जिन्हें हम हमारी सृष्टि निर्माण की मान्यता और भारतीय जीवन दृष्टि और व्यवहार सूत्र कहते हैं, उनके बारे में हमने दूसरे पुष्प में विचार किया। सृष्टि निर्माण की मान्यता का महत्व यह होता है कि इस मान्यता के अनुसार उस समाज की जीवन और जगत की ओर देखने की दृष्टि बनती है। इस दृष्टि के अनुसार उसका व्यवहार बनता है और व्यवहार सूत्र तैयार होते हैं। इस दृष्टि से भारतीय जीवन दृष्टि के आधारभूत सूत्र जो हैं वह है एकात्मता, समग्रता और धर्म की सर्वोपरिता। धर्म सबसे ऊपर है, राजाओं का राजा, शासकों का शासक, गुरुओं का गुरु। इसके आधार पर जब जीवन का आगे बढ़कर विचार करते हैं तो व्यवहार का विचार आता है। तो व्यवहार के सूत्र बने हमारे, जिनका मैंने उल्लेख किया प्रारंभ में ही। वसुधैव कुटुंबकम एकम सत् विप्रः बहुधा वदन्ति आत्मवत् सर्वभूतेषु सर्वे भवन्तु सुखिनः, नर का नारायण बन सकता इत्यादि। अब यह जीवन दृष्टि और व्यवहार सूत्र, इनके अनुसार जीवन जीना यह तब तक संभव नहीं हो पाता, यह तब तक अच्छी तरह व्यवहार में नहीं आ पाता जब तक हम इसके लिए श्रेष्ठ ऐसी व्यवस्थाएं निर्माण न करें। ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण किए बिना यदि हम जीवन जीने का प्रयास करते हैं
तो उसमें कई प्रकार की अव्यवस्थाएं निर्माण हो जाती हैं। और इसलिए हर समाज अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए अपनी व्यवस्थाएं निर्माण करता है। ये व्यवस्थाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: शिक्षण व्यवस्था, रक्षण व्यवस्था और पोषण व्यवस्था। हमारे आज के इस पुष्प का जो विषय है वह राष्ट्र के विराट के जागरण का पहला महत्वपूर्ण हिस्सा यानी सामाजिक व्यवस्थाओं का चिंतन करना यह है। तो शिक्षण, रक्षण और पोषण व्यवस्थाओं का विचार हमारे प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों ने किस प्रकार से किया था, इसे समझने का हम आज प्रयास करने वाले हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने हमारी जीवन दृष्टि के संदर्भ में बताया कि भारतीय समाज में धर्म सर्वोपरि माना जाता है। भारतीय समाज या हिंदू समाज यह धर्म प्राण समाज है। भारत देश यह धर्म प्राण देश है। यहाँ हर बात का विचार करते समय धर्म के अनुकूल क्या है वैसा ही व्यवहार होना चाहिए, यह तत्व हर व्यवहार के आधार में होता है। यहाँ थोड़ा सा धर्म के विषय में भी स्पष्टता करना मैं आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि धर्म के बारे में बहुत अनर्गल बातें लोगों ने कही हैं। धर्म यह अफीम की गोली है। धर्म के कारण जितनी खून की नदियां बही हैं उतनी खून की नदियां और किसी कारण से नहीं बही हैं। जिन्हें धर्म के बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं है, समझ नहीं है, ऐसे लोगों के यह प्रलाप हैं। लेकिन फिर भी भारत में धर्म की शिक्षा, इसका अभाव होने के कारण, एक गलत धारणा सेक्युलरिज्म की यहाँ पर बिठा देने के कारण वास्तव में तो धर्म यह सेक्युलर ही होता है, किसी की बपौती नहीं होता। यह तो विश्व का होता है, वैश्विक होता है, मानव जाति का होता है, चराचर का होता है। धर्म की सबसे व्यापक परिभाषा जो है वह है धारयति इति धर्मः, जिससे धारणा होती है वह धर्म होता है। और धारणा का अर्थ है उस इकाई का बने रहना, उस इकाई का बलवान बनना, उस इकाई का रोग मुक्त रहना, उस इकाई का लचीलापन बनाए रखना, उस इकाई का चिरंजीवी बनना। ऐसी सब बातें जिन नियमों के आधार पर कोई इकाई अपनाती है तो वह उस इकाई का धर्म कहलाया जाता है। और फिर वह इकाई इन सब बातों के अनुपालन के कारण पनपती है, फलती फूलती है। इस दृष्टि से धर्म को और थोड़ा विस्तार करके हम समझेंगे तो समझ में आएगा कि हर इकाई का उस इकाई के स्तर के अनुसार धर्म होता है। पूरी सृष्टि का जो धर्म है, वह जो नियम है जिनके कारण यह सृष्टि चलती है, वही इस सृष्टि का धर्म है। इस सृष्टि के अंग के रूप में जितने भी अस्तित्व हैं, फिर वह प्रकृति है, जिसे आजकल पर्यावरण कहते हैं, गलत शब्द का प्रयोग होता है। वास्तव में यह प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति है। इस अष्टधा प्रकृति के नियम, यह जो वैश्विक नियम है, जो सृष्टि का, ब्रह्मांड का जो धर्म है, उस धर्म का ही एक हिस्सा जो सृष्टि से संबंध रखता है वह सृष्टि धर्म है। सृष्टि धर्म में ही समाज धर्म भी आता है, राष्ट्र धर्म भी आता है, क्योंकि यह सब सृष्टि के अंग उपांग हैं, सृष्टि के ही हिस्से हैं। और इसलिए जब हम राष्ट्र धर्म का विचार करते हैं, राष्ट्र धर्म के नियमों के अनुपालन का विचार करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सृष्टि के जो नियम है या सृष्टि का जो धर्म है, उससे विपरीत हमारे राष्ट्र धर्म में या हमारे समाज धर्म में या समाज से नीचे की इकाइयों पर आते हैं
तो हमारे ग्राम जीवन के धर्म में, हमारे कुटुंब के धर्म में, हमारे व्यक्तिगत स्तर पर जितने भी धर्म हैं अलग अलग प्रकार के, फिर कोई सैनिक है तो उसका सैनिक धर्म होता है, कोई शिक्षक है तो उसका शिक्षक धर्म होता है, शरीर हमारा है मानव शरीर तो इसके लिए भी शरीर धर्म होता है। यह सब धर्म जो है उस इकाई को बनाए रखते हैं, उसको बलवान बनाते हैं, उसको लचीला रखते हैं, उसको दीर्घजीवी बनाते हैं, उसको निरोग रखते हैं। ऐसे यह सब जो नियम है, इन सब में अंगांगी संबंध है। सृष्टि या ब्रह्मांड के जो नियम है या ब्रह्मांड का जो धर्म है, उसके विश्व के मानव समाज का जो धर्म है वह समाज धर्म है। जो प्रकृति का धर्म है वो प्रकृति का धर्म है। समाज के अंतर्गत आने वाली विभिन्न इकाइयों के धर्म है। यह सब उस ब्रह्मांड का जो धर्म है या सृष्टि संचालन के जो नियम है उनके ही अंग उपांग के रूप में भारतवर्ष में देखा जाता रहा है। इस दृष्टि से जब समाज जीवन का विचार होता है तो समाज जीवन की व्यवस्थाओं का भी विचार धर्म के अनुकूल अनुरूप ऐसी व्यवस्थाएं निर्माण हो, इस प्रकार से विचार कर ही होता है। इस दृष्टि से देशिक शास्त्र में बद्रीशठ धुलधरिया उनका लिखा हुआ यह पुस्तक है। इसमें वो इसकी चर्चा करते हैं व्यवस्था धर्म की, यानी धर्म के प्रतिष्ठापना के लिए व्यवस्थाएं हो, लेकिन उन व्यवस्थाओं की रचना भी धर्म के अनुकूल और अनुरूप हो। जो व्यवस्था अच्छी तरह से चले, व्यवस्थाएं निरोग रहें, व्यवस्थाएं लचीली रहें, व्यवस्थाएं दीर्घ काल तक चलती रहें, व्यवस्थाओं का लाभ लोगों को मिलता रहे, इस प्रकार के जो नीति नियम होते हैं वह सब व्यवस्था धर्म के अंतर्गत आते हैं। मोटे मोटे जो बिंदु वो बताते हैं उसमें कुछ बिंदु हम यहाँ अभी विचार कर लेंगे। बहुत सरल है वैसे तो बिंदु समझने के लिए। सबसे पहला तो है कि यह बुद्धि संगत होने चाहिए नियम। बुद्धि संगत को समझना कई लोगों को बड़ा कठिन जाता है कि किसी की बुद्धि कैसी काम करती है, किसी की बुद्धि कैसी काम करती है, तो बुद्धि संगत कैसे तय करें। हमारे यहाँ बुद्धि संगतता का जो मापदंड है वह कर्म सिद्धांत है, कार्य कारण सिद्धांत है। ये जो सिद्धांत हैं इनके अनुकूल यदि आपका जो कथन है वह खरा उतरता है तो आपका कथन जो है बुद्धि संगत है। कर्म सिद्धांत कहता है हर कर्ता ने किए हुए कर्म का, अच्छे कर्म का उतना ही अच्छा या उतना ही बुरा फल मिलता ही है। यह बहुत मोटी मोटी ऐसी कर्म सिद्धांत की प्रस्तुति है और भी इसके गहराई में विचार करने के बिंदु हैं। अभी यहाँ हम इतना ही समझ लें कि कर्म सिद्धांत के अनुकूल जो बैठता है वह बुद्धि संगत है। दूसरा व्यवस्था धर्म का सूत्र है कि यह इसके जो नियम हैं यह सरल भाषा में हो, इसमें विद्वत विलास न हो। अपनी भाषा की जो श्रेष्ठता है, अपनी भाषा की जो क्या कहें कि सौष्ठव है, उसकी जो वैभव है, उसके प्रकटीकरण का यह स्थान नहीं है। यह तो सामान्य मनुष्य भी सहजता से समझ सके इतनी सरल भाषा में लिखे हुए ये नियम हो। नियमों की संख्या भी बहुत कम हो, जितनी कम होगी उतना अच्छा, उतना लोगों को समझने के लिए, ध्यान में रखने के लिए सरल होता है। इस आगे का उसका लक्षण है कि यह अपरिग्रही हो, यानी जो निर्माण करने वाला है केवल उसके हित के लिए व्यवस्था नहीं बने, तो वह समदर्शी भी हो, यानी अपरिग्रही भी हो और समदर्शी भी हो। यानी केवल उसके अहित का हो ऐसा भी नहीं है, यानी ऐसा तो है ही, लेकिन सबके साथ उसे भी लाभ मिले, ऐसा इन नियमों का स्वरूप हो। फिर विरल दंड हो। नियम का भंग करने पर यह भंग करने वाला जो है यह अपना ही है।
एकात्मता के आधार पर यानी कुटुंब कुटुंब भाव से मुझसे जुड़ा हुआ व्यक्ति ही है, इसलिए इसे दंडित करने के लिए विरल दंड रहने के लिए आग्रह किया गया है। लेकिन विरल दंड का अर्थ यह नहीं कि वो बार बार अपराध करता रहे, नियम तोड़ता रहे और आप उसको हल्का सा दंड देकर छोड़ दें। विरल दंड का तात्पर्य इतना ही है कि सामान्यतः बहुत कठोरता से दंडित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दंड के डर के कारण छुप छुप कर नियमों का भंग करने के प्रयास फिर बढ़ने लग जाते हैं। इस दृष्टि से यह व्यवस्था धर्म के आधार पर जब व्यवस्थाएं निर्माण होती हैं तो वह परिणामकारी होती हैं, वह सभी को मान्य ऐसी होने वाली, सभी के लिए स्वीकार करने योग्य होने से सब उसका सहजता से पालन करते हैं और पालन करने के कारण जो अपेक्षित परिणाम है वो मिलते रहते हैं। ऐसे परिणामों के मिलने के कारण यह व्यवस्था दीर्घ काल तक चलती है, चिरंजीवी बन जाती है। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो भारतीय जीवन में व्यवस्थाओं का विचार जो किया है उसका आधार व्यवस्था धर्म रहा है। इसके आधार पर शिक्षण, रक्षण और पोषण, इन तीनों व्यवस्थाओं का निर्माण हमारे पूर्वजों ने किया था। इन तीनों व्यवस्थाओं का और एक विशेष, उसे भी जानना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यह पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक ऐसा सूत्र है। हमने अंग्रेजों से कुछ शब्दों के प्रयोग सीखे। सरकार के बारे में, गवर्नेंस के बारे में ऐसा कहा जाता है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। वास्तव में यह तो बहुत देरी से उनके दिमाग में आया हुआ विषय है। भारतवर्ष में तो हमारी व्यवस्थाएं, हमारा पूरा समाज जीवन जो था, इसका स्वरूप ही ऐसा था। यह फॉर द पीपल था। इस समाज जीवन के जीने वाले प्रत्येक सदस्य के हित का साधने वाला ऐसा यह तत्व था। फॉर द पीपल, यह विचार हो गया कि सबके हित का हो, पूरे समाज में से कोई भी व्यक्ति उस हित से वंचित न रहे। दूसरा है ऑफ द पीपल, इसका मतलब है कि यह सबका मिलकर हो, उसमें से कोई भी बाहर न रह जाए, छूट न जाए। हर सदस्य का उसमें समायोजन है। हर सदस्य को समाहित करते हुए यह व्यवस्थाएं बननी चाहिए। यह व्यवस्थाएं समाज जीवन के हर व्यक्ति को लाभकारी हो, इसमें समाज जीवन का हर सदस्य सहभागी हो और केवल सहभाग होना, उसका भी लाभ लेने के लिए इसमें समाविष्ट होना, इतना ही इसमें पर्याप्त नहीं होता। तो बाय द पीपल कहा गया है। बाय द पीपल का अर्थ है कि सब लोगों के सहयोग से। वास्तव में गवर्नमेंट बाय द, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, इसका कोई सार्थक उदाहरण आज तक पश्चिमी जगत नहीं बता पाया है, नहीं दे पाया है, न ही उसकी सैद्धांतिक प्रस्तुति किसी यूरोपीय विद्वान ने की है आज तक। यह तो अधिक से अधिक मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपल, यहां तक आकर रुक गए हैं। हमारे यहाँ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का विचार हुआ है, जिसमें भी केवल मानव जाति का विचार नहीं है, तो यहाँ चराचर के हित का विचार है। चराचर के हित का जो बात नहीं है, वह बात भारतीय जीवन में अमान्य है, मानी गई है। तो इस दृष्टि से सही अर्थों में फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ऐसी हमारी व्यवस्थाओं की रचना हमारे पूर्वजों ने की थी। इसे हमें समझना होगा कि ये जो शिक्षण व्यवस्था है, रक्षण व्यवस्था है, पोषण व्यवस्था, ये तीन व्यवस्थाएं मुख्यतः हर समाज अपनी अपनी विकसित करता ही है। उसके अलग अलग स्वरूप होंगे,
उसके अलग अलग स्तर होंगे, उनकी अलग अलग गुणवत्ता होगी। जिस समाज के पुरोधा, जो मार्गदर्शक हैं, वो विद्वान रहे, वह ऋषि मुनि ध्यानावस्था प्राप्त ऐसे योगी रहे, ऐसे भारतीय समाज ने इस विषय में बहुत गहराई से, बहुत व्यापकता से चिंतन किया है। लेकिन जो अन्य समाज हैं, उनमें तो यहां जाकर रुक गए कि तत्व तो रख दिया, लेकिन तत्व के अनुसार व्यवहार कैसे होता है इसकी रत्ती भर भी जिनमें समझ नहीं है। अब हम विचार करें कि भारत में इन तीनों व्यवस्थाओं का विचार फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल कैसे किया गया था। शिक्षण व्यवस्था को हम लें तो हमारे समझ में आएगा, यह शिक्षण व्यवस्था यह पूर्णतः विकेंद्रित थी। यानी विकेंद्रित मनुष्य के जीवन की दृष्टि से भी और वैश्विक दृष्टि से भी, यानी काल के और स्थल के दोनों ही संदर्भ में यह व्यवस्था एक ही थी, अखंड थी। मनुष्य के गर्भधारणा से यह शिक्षण व्यवस्था शुरू होती थी और मनुष्य के जीवन तक, जीवन की समाप्ति तक यह शिक्षा व्यवस्था से काम करती थी, चलती है, आज भी चलती है। लेकिन इसको व्यवस्था के रूप में दुनिया के अन्य किसी भी समाज ने बांधने का, मार्गदर्शन करने का प्रयास नहीं किया है, जैसा प्रयास भारतवर्ष में हुआ है। इसलिए भारतवर्ष में इसका प्रारंभ होता है वह कुटुंब शिक्षा से होता है। विद्यालयीन शिक्षा उसका दूसरा चरण होता है और उसके आगे बढ़कर भी लोक शिक्षा के रूप में हमारी शिक्षा व्यवस्था आजीवन चलती रहती है और पूरे भूभाग, भूप्रदेश पर चलती रहती है। यह केवल एक सीमित ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में चलती है ऐसी बात नहीं, कि पूरे राष्ट्र के समाज को व्यापने वाली ऐसी यह शिक्षण व्यवस्था होती है। शिक्षण व्यवस्था के सूत्र बहुत गहराई में अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन यहां हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि शिक्षण व्यवस्था समाज को श्रेष्ठ कैसे बनाती थी। इस शिक्षण व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण तत्व हुआ करते थे, उनमें सबसे पहला तत्व तो यह था कि शिक्षा यह धर्म की शिक्षा हुआ करती थी। यदि यह धर्म प्राण समाज है, धर्म के नियमों के अनुसार जीवन की रचना करनी है, तो धर्म की शिक्षा यहाँ अनिवार्य मानी जाती थी। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य मोक्ष माना गया था, उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्म की अनिवार्यता मानी गई है। मोक्ष को छोड़कर जिसे मोक्ष की कामना नहीं है, लेकिन अभ्युदय की, भौतिक विकास की, भौतिक उन्नति की भी इच्छा है, उनके लिए भी धर्म का मार्गदर्शन अनिवार्य माना गया है। इसलिए कहा गया है, यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिसमें निश्रेयस की ओर बढ़ने वाला लेकिन अभ्युदय के साथ में बढ़ने वाला ऐसा जो माध्यम है वह धर्म है। तो इस दृष्टि से हमारे यहाँ व्यवस्था का, शिक्षा व्यवस्था का विचार किया गया था, जिसमें धर्म की व्यवस्था, धर्म की शिक्षा यह मुख्य मानी गई थी। मनुष्य के व्यक्तित्व का विचार करते हुए उस व्यक्तिगत जो व्यक्ति के जो 5 घटक हैं, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और आत्मा, तो इनके पांचों के जो, जिन्हें पंचकोश के रूप में भी हम देखते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन पांचों ही के विकास का विचार इस शिक्षा में था। लेकिन यह शिक्षा केवल इस व्यक्तिगत विकास तक जाकर ठहरती नहीं थी, तो यह उस शिक्षा को आगे बढ़ाकर समष्टिगत विकास, यानी पूरी मानव जाति है, मेरी है, अपनी है, यह अच्छी है तो इसे और अच्छा बनाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा दायित्व है, और इसमें यदि कुछ दोष है तो इनको दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। प्रथम पुरुषी एक वचनी, ऐसी मेरी जिम्मेदारी है। ये कोई दूसरा करेगा और फिर मैं भी उसमें सहभागी हो जाऊंगा, इस प्रकार की हमारे यहाँ मान्यता नहीं रही। हमारे यहाँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, वहां से हर बात की शुरुआत हुआ करती थी। तो यह व्यवस्था जो है, शिक्षा व्यवस्था, यह
समाज जीवन के हर व्यक्ति के लिए, हित के लिए है। इसीलिए समष्टिगत विकास का विचार इसमें है कि पूरा समाज मेरा है, पूरी मानव जाति मेरी है। उससे भी आगे बढ़कर सृष्टिगत विकास, सृष्टि के साथ, यानी सृष्टि के जो, प्रकृति के जो अनगिनत ऐसे अस्तित्व हैं, उन सब अस्तित्वों के साथ में कुटुंब भावना से जुड़ना, आत्मीयता प्रेम की भावना से जुड़ना, सहानुभूति के साथ में जुड़ना, यह है सृष्टिगत विकास। इसीलिए भारत में हम देखते हैं नदी को माता कहा जाता है, गंगा को माता कहा जाता है, पर्वत को पवित्र पिता माना जाता है, हिमालय को पवित्र पिता ऐसा माना जाता है। ऐसे प्रकृति के जड़ तत्वों से लेकर जो चेतन तत्व हैं, फिर तुलसी को माता कहा गया, गौ माता को माता कहा गया। इस प्रकार से प्राणी जीवन और वनस्पति जीवन में भी कुटुंब भावना से जोड़कर बच्चों को संस्कारित करने की शिक्षा हमारे यहाँ रही। यही धर्म की शिक्षा थी। तो धर्म की शिक्षा आगे बढ़ती है तो इन 4 चरणों में आगे बढ़ती है। व्यक्तिगत स्तर पर पंचकोशों का विकास, समष्टिगत विकास, सृष्टिगत विकास, उससे आगे परमेष्ठिगत विकास जो है, यह वास्तव में जिसका सृष्टिगत विकास हो गया है, उसके लिए यह अंतःप्रेरणा से करने का विषय होता है। परमेष्ठिगत विकास में केवल सद्गुरु कोई होता है तो वही मार्गदर्शन करने की क्षमता, अधिकार रखता है। बाकी सब तो मोटी मोटी बातें बताकर रुक सकते हैं। अंतःप्रेरणा यह इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। तब तक के, यानी सृष्टिगत विकास में बाह्य प्रेरणा की भी भूमिका अच्छी खासी होती है। अंतःप्रेरणा के बिगड़ तो कोई सीखता नहीं है। इसके लिए शिक्षा में अंतःप्रेरणा यह तो आधार होती ही है, लेकिन इस अंतःप्रेरणा को जगाना, इस अंतःप्रेरणा को पालना पोसना, विस्तार करना, इसका यह बाह्य प्रेरणा से किया जा सकता है। इस प्रकार से शिक्षा का विचार हमारे यहाँ किया गया था। इसके अलावा शिक्षा मन की शिक्षा होती है। पूरे व्यक्तित्व में हम देखते हैं जो पंचकोश है, उसके मध्य में मनोमय कोश आता है, और यह मन जो है यही वास्तव में मनुष्य को सुधारने वाली और मनुष्य को बिगाड़ने वाली ऐसी बात होती है। मन के नियंत्रण में जब शरीर और इंद्रियां होती हैं और मन जब बुद्धि के नियंत्रण में होता है, तब जीवन बहुत अच्छे ढंग से चलता है। इससे विपरीत जब हो जाता है कि इंद्रिय और शरीर जो है यह मन के ऊपर नियंत्रण करते हैं और मन बुद्धि के ऊपर नियंत्रण करता है, तब मामला उल्टा हो जाता है और समस्याओं को जन्म देता है। इस प्रकार से आज हम समस्याओं का विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि 2 प्रकार की समस्याएं हैं। एक है प्राकृतिक और दूसरी है मानव निर्मित। प्राकृतिक समस्याएं तो हम जानते हैं, भूख लगना, नींद आना, थक जाना, मृत्यु आना, मृत्यु का डर, ये सब प्राकृतिक समस्याएं हैं। इनको छोड़कर जितनी भी समस्याएं हमारे सामने हैं, ये सब मानव निर्मित समस्याएं हैं, और यह सब समस्याएं अभारतीय जीवन जीने के कारण हैं, अभारतीय व्यवस्थाओं के साथ जीने के कारण हैं। इसे हमें समझना होगा। अभारतीय जीवन दृष्टि के कारण है, अभारतीय सृष्टि निर्माण की मान्यताओं के कारण है, इसे हमें समझना होगा। और इस दृष्टि से शिक्षण व्यवस्था जो है यह पूरे जीवन भर चलने वाली ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी। जीवन के अंतिम क्षण तक उससे जो कोई श्रेष्ठ होगा वो बताया करता था कि भाई देखो, अब तो तुम भगवान का स्मरण करो, अब तुम्हारी अंतिम सांसें चल रही हैं। मार्गदर्शन होता रहता था, शिक्षा चलती थी मृत्यु के अंतिम क्षण तक। जन्म जन्मांतर भी चलती थी यह प्रक्रिया। दूसरे जन्म में फिर गर्भधारण से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। इसमें समाज जीवन में जैसे कुटुंब है, तो कुटुंब के सब लोग तो कुटुंब शिक्षा के माध्यम से बच्चे को शिक्षित प्रशिक्षित करते ही हैं, लेकिन समाज में भी रहने वाले, अब जैसे गांव हमारे हुआ करते थे, तो गांव में हमारे यहाँ परिस्थितियां ऐसी थी, वातावरण ऐसा था, संस्कार ऐसे थे कि कोई भी सिगरेट पीता हुआ घूमता दिखता, या उस समय तो सिगरेट नहीं हुआ करती थी, बीड़ी हुआ करती थी, तो बीड़ी पीता हुआ कोई बच्चा युवक मिल जाता था, तो गांव का कोई भी बुजुर्ग, कोई भी ज्येष्ठ व्यक्ति
एक झापड़ लगा देता था उसको कस के और कहता था शर्म नहीं आती तुम्हें। और वह बच्चा घबराता था, उस ज्येष्ठ व्यक्ति से झगड़ा नहीं करता था, वो घबराता था कि कहीं ये मेरे घर तक पहुंच गया तो मुझे घर से 4 लपड़ पड़ेंगे। इस प्रकार से गांव यह भी इस शिक्षा का एक व्यापक ऐसा केंद्र था। समाज जीवन में व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसका जिस प्रकार से एक मार्गदर्शन, एक वस्तुपाठ कुटुंब जीवन में हमें प्राप्त होता है, तो अलग अलग स्वभाव के लोग कुटुंब में होते ही हैं। संयुक्त कुटुंब में तो इस प्रकार के स्वभावों की विविधता बहुत अधिक होती है और ऐसे विविध स्वभाव वाले लोगों के साथ में सुख चैन के साथ, शांति के साथ कैसे जीना, यह वह सीखता रहता है। इसी प्रकार ग्राम जीवन में भी विभिन्न प्रकार के, विभिन्न स्वभावों के ऐसे लोग होते ही हैं। कुछ दुष्ट लोग भी होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। तो इन सबके साथ में सहजता से कैसे जीना, अपने कौटुंबिक संबंधों को टूटना न टूटने देते हुए कैसे जीना, इसकी पाठशाला ये हमारे ग्राम हुआ करते थे। ऐसे ही हमने वसुधैव कुटुंबकम की घोषणा नहीं कर दी। ये जो अंग्रेज आने से पहले हमारे देश के जो भी जितने भी ग्राम थे, ये सब एक ढंग से कहें तो ग्राम कुल थे, कुटुंब थे। और इस कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था यह ग्राम के स्तर पर भी, व्यापक सामाजिक स्तर पर भी चलती थी, यह विकेंद्रित थी। यह कहने का तीसरा चरण जो है वह हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे। और यह गुरुकुल जो होते थे, इसमें किसी प्रकार का जाति पंथ और इसका भेद न करते हुए उसकी पात्रता के अनुसार, उसकी संभाव्य जो विकास की अवस्था है, जितनी चरम स्थिति वह प्राप्त कर सकता है, वहां तक उसे विकसित करने की दृष्टि से विकसित ऐसी यह शिक्षा व्यवस्था हुआ करती थी। इस शिक्षा व्यवस्था का एक और भी बहुत महत्वपूर्ण ऐसा पाठ विद्यार्थी प्राप्त करते थे। इसमें से जब शिक्षा पूरी करके युवक वापस अपने समाज जीवन में, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए गुरुकुल से बाहर आता था, उससे पहले वहां पर समावर्तन संस्कार नाम का एक संस्कार होता था, जिसमें कई उपदेश आदेश गुरु इन विद्यार्थियों को देता था। उनमें से एक हुआ करता था स्वाध्यायान मा प्रमदः, मैं आजीवन स्वाध्याय करता रहूंगा, उसमें प्रमाद नहीं करूंगा, आलस नहीं करूंगा, किसी भी परिस्थिति में स्वाध्याय छूटने नहीं दूंगा। इस स्वाध्याय को भी समझने का प्रयास हमने करने की आवश्यकता है। यह हमारी शिक्षा का अनिवार्य ऐसा हिस्सा है। आज तो परिस्थिति ऐसी हो गई है कि जो कॉलेज के समय में नोट्स निकाले हुए होते हैं विद्यार्थियों ने, उन्हीं नोट्स को आधार बनाकर जब वो प्राध्यापक बन जाते हैं तो प्राध्यापक की जो सेवाएं हैं वह भी उन्हीं नोट्स के आधार पर देने वाले प्राध्यापक देखे जाते हैं। उनका स्वाध्याय होता ही नहीं है। वास्तव में जिस प्राध्यापक ने स्वाध्याय बंद कर दिया वह प्राध्यापक ही नहीं रहा, क्योंकि ज्ञान यह असीम है, अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और अध्यापक का, शिक्षक का यह दायित्व है कि वह उस अनंत ज्ञान के भंडार को जितना अधिक से अधिक हो सके प्राप्त करे स्वाध्याय के माध्यम से, और उसे अपने पुत्र रूप ऐसे शिष्य विद्यार्थी के सामने उड़ेल दे, कोई कोर कसोर न रखते हुए अपने विद्यार्थी को हस्तांतरित करे। और इसीलिए हमारे शिक्षा के क्षेत्र के गुरु और शिष्य के संबंध यह मानस पिता और मानस पुत्र कैसे होते थे, क्योंकि तब ही गुरु अपना पूरा ज्ञान यह समग्रता में कोई कोर कसोर न रखते हुए, कोई काट छाट न करते हुए अपने मानस पुत्र को, अपने विद्यार्थी को हस्तांतरित करता था। और इसके कारण हमारे देश में ऐसी परंपराएं बनी थी कि अपने से श्रेष्ठ चेला बने, गुरु गुड़ रह गए, चेला शकर बन गया। इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार की आकांक्षा, इस प्रकार की इच्छा हमारे यहाँ हर गुरु रखता था। और इसके आधार पर वह अपने ज्ञान को दूसरी पीढ़ी को अंतरित करता था।
इस प्रकार का हमारी शिक्षा व्यवस्था का यह स्वरूप था, जो मानव जीवन के पूरे राष्ट्रीय समाज के हर सदस्य के लिए शिक्षा निःशुल्क हुआ करती थी। उसकी पात्रता के अनुसार उसे निःशुल्क प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ हुई थी, रहा करती थी। इसमें समाज जीवन के हर व्यक्ति का योगदान इसके लिए था। हर व्यक्ति इसमें शिक्षक हुआ करता था, क्योंकि जब बड़ा हो जाता था तो छोटे बच्चे उसकी ओर देख के उसका अनुकरण करते हैं, ये स्वाभाविक है। वो शिक्षक बन गया। तो बड़ों ने कैसा व्यवहार करना चाहिए कि जिससे छोटे बच्चे अच्छे बने, तो बड़ों को भी अच्छा रहना चाहिए। अब यह भी वास्तव में हमारी शिक्षण व्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि समाज जीवन में जीने वाला हर व्यक्ति यह समझे कि वह शिक्षक भी है। तभी तो बाय द पीपल ऐसा हो सकेगा। और जब ऐसा समझकर केवल व्यवहार तक वह सीमित नहीं रहता, तो प्रत्यक्ष में प्रबोधन करता है। जो उससे कम श्रेष्ठ हैं, जो कनिष्ठ हैं, उनका मार्गदर्शन करता है, तब वह शिक्षक बन जाता है। तो इस दृष्टि से हमारे यहाँ समाज जीवन में हर व्यक्ति शिक्षक था। हर व्यक्ति उस शिक्षा के लाभ से वंचित न रहे, ऐसी व्यवस्था थी। और यह व्यवस्था समाज जीवन के हर सदस्य के लिए उपलब्ध थी। इसे कहते हैं फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। इसी प्रकार से हम आगे रक्षण व्यवस्था और पोषण व्यवस्था के बारे में भी विचार करेंगे। रक्षण व्यवस्था का विचार कीजिए। तो फिर से रक्षण व्यवस्था यह समाज जीवन के प्रत्येक सदस्य के लिए होनी चाहिए। वह भय मुक्त होना चाहिए। किसी भी प्रकार की समस्याओं से ग्रसित ऐसा वह नहीं होना चाहिए, ग्रसित न होना चाहिए। यह देखना, यह रक्षण व्यवस्था का काम हुआ करता था। और यह रक्षण व्यवस्था, जैसे मैंने पहले बताया कि शिक्षण व्यवस्था में केवल जो कुलपति हुआ करते थे गुरुकुलों के, ये केवल उनकी बपोती नहीं थी, वह इसके प्रमुख घटक अवश्य थे। लेकिन शिक्षा का काम तो समाज जीवन का हर सदस्य यह करता था। इसी प्रकार रक्षण व्यवस्था में भी हम देखते हैं कि रक्षण व्यवस्था में भी यदि हर सदस्य, समाज जीवन का हर सदस्य जागरूक नहीं है, तो पूरे समाज को वो नुकसान पहुंचा सकता है। हम हमेशा एक उदाहरण देते हैं कि समाज जीवन यह श्रृंखला के जैसा होता है। श्रृंखला की शक्ति जो होती है, तो उसकी जो दुर्बल कड़ी होती है, उससे तय होती है कि उस श्रृंखला की शक्ति कितनी है। इसी प्रकार से समाज जीवन की रक्षण व्यवस्था का आधार उस समाज जीवन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की रक्षण के विषय में जो स्पष्टता है, भावना है, क्षमता है, योग्यता है, यह कितनी है, इसके आधार पर तय होता है। इस प्रकार से समाज जीवन के हर सदस्य का सहभाग इसमें आवश्यक है। अब कल्पना करिए, पुलिस के पास आप जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये चोरी हो गई। वो कहता है ठीक है, हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, पकड़ने का प्रयास करते हैं। आप जब पूछते हैं कि लेकिन हुई कैसे चोरी, तो पुलिस आपके साथ में दलील करता है, भाई साहब हम तो इतने ही लोग हैं, हर व्यक्ति के पीछे हम पुलिस का काम कैसे कर सकते हैं। उनका कहना बिल्कुल सत्य है। कोई व्यवस्था ऐसी नहीं हो सकती जो हर व्यक्ति के पीछे लगी रहे कि वो ठीक काम करता है या नहीं। और ऐसी व्यवस्था जिसने कर भी दी, उसमें ये जो पीछे लगाए हुए लोग हैं वही भ्रष्ट न हो, इसकी कौन आश्वस्ति दे सकता है। इसके लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था दुनिया में अन्य किसी समाज ने विकसित करने का न तो प्रयास किया है, न विचार किया है। लेकिन ऐसी रक्षण व्यवस्था भारतवर्ष में हमारे पूर्वजों ने निर्माण की थी कि फिर ये रक्षण करना है, तो ये जो सृष्टि निर्माण की मान्यता है, यह मान्यता कुछ गलत ढंग से तो बच्चों तक नहीं पहुंच रही। इसके जो व्यवहार सूत्र हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, तो इसका विश्लेषण कुछ गलत ढंग से तो नहीं किया जा रहा। तो ये हमारी जीवन दृष्टि है, हमारे व्यवहार सूत्र हैं, इनकी रक्षा करना, हमारी संस्कृति की रक्षा करना, हमारे धर्म की रक्षा करना, यह भी इस समाज जीवन के हर व्यक्ति का
दायित्व होता था, ऐसा वह समझे, ऐसा वह माने, इस प्रकार की शिक्षा उसे उपलब्ध हुआ करती थी। यह शिक्षा व्यवस्था का काम होता था कि हर मनुष्य को एक श्रेष्ठ मानव के क्या क्या दायित्व होते हैं यह उसे समझाए और उसके अनुसार उसकी क्षमताओं का और उसकी योग्यताओं का विकास करे। ये शिक्षा का काम होता था। और समाज जीवन में इस प्रकार से रक्षण व्यवस्था का विचार जब होता था तो हर व्यक्ति उसमें सहभागी होता था, उसमें सहयोग भी देता था। जैसे हम देखते हैं कि कुछ अच्छे जागरूक लोग जो होते हैं उनके कारण ही हमारी जो खुफिया जो अलग अलग संस्थाएं हैं वो काम कर पाती हैं, कि ऐसे लोगों से वह जानकारी प्राप्त करती हैं, ऐसे लोगों को वह अपने साथ जोड़कर उनके माध्यम से विभिन्न प्रकार की समाज में जो अलग अलग प्रवाह चलते हैं उनकी जानकारी की टोह वो लेते रहते हैं। तभी वह समाज जीवन में खलबली मचाने वाले ऐसे कार्यों पर नियंत्रण रख पाते हैं। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति यह इस सुरक्षा की दृष्टि से जागरूक रहे। देखो, जब आतंकवाद या बम विस्फोट भारत मुंबई में हुए थे तो आप सबको याद होगा कि बार बार टीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर, वृत्तपत्रों में और भाषणों में और अलग अलग जगह पर ऐसे फलक लगाकर लोग कहते थे कि जागरूक रहिए, आपके पास में रखा हुआ कोई सामान उसको छुए नहीं। अब यह तो वास्तव में सहजता से होना चाहिए, यह हमें विशेष प्रयास करके करना पड़ रहा था। यही वर्तमान रक्षण व्यवस्था का अपयश कहा जा सकता है। होना तो ये चाहिए कि हमारा हर व्यक्ति यह इस रक्षण व्यवस्था की दृष्टि से जागरूक है कि भाई कुछ भी मेरे गांव में, मेरे कुटुंब में ऐसा कुछ भी होता है तो उसको ठीक करने की, जब कुटुंब का विषय होता है तो कुटुंब की भी अपनी रक्षण व्यवस्था होती है, कुटुंब की अपनी शिक्षण व्यवस्था होती है। तो कुटुंब की रक्षण व्यवस्था करते करते कुटुंब में बच्चों के संस्कार बिगड़ न जाए तो उसका रक्षण तो करना पड़ता है। कोई दुष्ट दुर्जन उनकी संगत में आता है, उससे दूर भगाना पड़ता है। बच्चा यदि नहीं मानता है तो उसको दो चार थप्पड़ लगाकर उसको दूर भगाना पड़ता है। तो ये रक्षण व्यवस्था तो घर का भी, कुटुंब का हर व्यक्ति रक्षण व्यवस्था का एक सदस्य होता ही है। इसी प्रकार से वह समाज जीवन में भी, राष्ट्र जीवन में भी और वैश्विक समाज की दृष्टि से भी वह एक श्रेष्ठ ऐसा रक्षक इस दृष्टि से काम करे, ऐसी शिक्षा उसे प्राप्त होनी चाहिए। ये शिक्षा का काम होता है। इस रक्षण व्यवस्था का जो व्याप है यह हमने देखा। इसकी श्रेष्ठता क्या है? तो श्रेष्ठता यह है कि हर व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति यह भय मुक्त हो जाए। जो मानव निर्मित समस्याएं हैं इनके संदर्भ में रक्षण व्यवस्था काम करती है, और जो प्रकृति निर्मित या परमात्मा निर्मित समस्याएं हैं उनका निराकरण तो शिक्षा और संस्कारों के माध्यम से होता है। मृत्यु का डर दूर करना है तो शिक्षा और संस्कारों के कारण होता है, किसी के कहने से नहीं होता है। तो इस प्रकार का जीवन जीने वाले लोगों से प्रेरणा प्राप्त कर मैं अमृत पुत्र हूं ऐसा भाव बच्चों में जगता है, उसके मन से मृत्यु का डर निकल जाता है। तो इस प्रकार से रक्षण व्यवस्था ऐसी हो कि जिसमें हर प्रकार के भय से और मुख्यतः भौतिक भय से समाज जीवन में जो मानव निर्मित समस्याएं हैं उनसे मुक्ति हो। इसमें प्रमुख रूप से रक्षण व्यवस्था का भी हिस्सा होता है। शिक्षण व्यवस्था का तो सभी में हिस्सा है, रक्षण व्यवस्था का भी हिस्सा शिक्षण व्यवस्था में है या नहीं? तो कुटुंब की रक्षा के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है, कुटुंब के लोग करते हैं। गुरुकुल होता है तो गुरुकुल के रक्षण के लिए भी व्यवस्था गुरुकुल की अपनी तो होती है, कि जो सामान्य जो समस्याएं हैं उनका निराकरण वो करती रहती है। इसी प्रकार राष्ट्र के स्तर पर राष्ट्र की अपनी व्यवस्था, रक्षण व्यवस्था होती है। तो हम देखते हैं कि हर स्तर पर
हर इकाई अपने अपने रक्षण की व्यवस्था का कुछ स्वरूप तैयार करती है और इसका उद्देश्य जो होता है, इसका दायित्व जो होता है, वो पूरे समाज को व्यापने वाला ऐसा होता है। सबकी रक्षा, इस देश की संस्कृति की रक्षा, इस देश के धर्म की रक्षा, इस देश की जनता की रक्षा, इस देश के उद्योगों की रक्षा, इसकी देश के हर ऐसे गौरवशाली जो बात है उसकी रक्षा, इसकी जो ऐतिहासिक धरोहर हैं उनकी रक्षा, यह सभी वास्तव में देखें तो यह रक्षण व्यवस्था के अलग अलग अंग हैं। इसे हमें समझना होगा। अब आते हैं पोषण व्यवस्था के ऊपर। फिर यहां भी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ऐसा इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पोषण व्यवस्था में सम्मिलित नहीं है, जो पोषण व्यवस्था से मिलने वाले लाभों से वंचित है या इस पोषण व्यवस्था में योगदान नहीं देता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति न रहे। इस प्रकार की हमारी यह व्यवस्थाएं हमारे पूर्वजों ने निर्माण की थी। पोषण व्यवस्था का तो सूत्र था, जो कमाएगा वो खिलाएगा और जो जन्मा है वो खाएगा। जिसे जन्म लिया है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति, यह उसका अधिकार माना गया है और उस अधिकारों को के अनुसार उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना यह समाज जीवन का दायित्व माना गया है। इस प्रकार का दायित्व बोध शिक्षा और संस्कारों के माध्यम से, कुटुंब शिक्षा में से भी और विद्यालयीन और लोक शिक्षा में भी इस प्रकार की शिक्षा देने की व्यवस्था भारतीय समाज में हुआ करती थी। इसमें भी फिर देखें तो कोई भी आवश्यकताओं से वंचित न रहे। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो निर्माण कार्य है, उस निर्माण कार्य में कहीं न कहीं वह भी सम्मिलित रहे, और केवल सम्मिलित रहे ऐसा नहीं, तो अपनी ओर से उसे श्रेष्ठ बनाने के लिए योगदान भी दे। इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की धारणा भारतवर्ष में हुआ करती थी। और इसलिए हम देखते हैं कि भारत में आज जो परिस्थिति विपरीत हो गई है, हमारे यहाँ जो उद्योग जगत काम कर रहा है, दुनिया भर में ऐसे ही काम कर रहा है, यह युवकों को नौकर बना रहा है, नौकर की मानसिकता का बना रहा है। अपनी शिक्षा के अंतिम वर्ष तक आते आते युवक युवती, लड़के लड़कियां मन में यह सोचने लग जाते हैं कि कितना ही अच्छा हो यदि अभी के अभी कोई मुझे नौकर बना दे, यानी अभी के अभी कोई मुझे नौकरी दे दे। नौकर बनने के लिए लालच ऐसे युवक जिस समाज के हैं, क्या उस समाज को श्रेष्ठ कहा जा सकता है? यह भारतीय समाज का लक्षण नहीं था, न रहा है। तो फिर भारतीय समाज में किस प्रकार से व्यवस्था की गई थी? अर्थव्यवस्था कैसी थी? पोषण व्यवस्था कैसी थी कि हर मनुष्य की आवश्यकताओं की दृष्टि से पोषण व्यवस्था समर्थ थी, व्याप्त थी, व्यापक थी। इस दृष्टि से पोषण व्यवस्था की ओर देखना होगा। और इस कारण एक ओर तो जो जन्मा है वो खाएगा, यह सिखाया जाता था, और उसके साथ में भी इसके भी संस्कार दिए जाते थे कि मैं निकम्मा न रहूं। मैं जितना भी प्राप्त करता हूं समाज जीवन से, कुटुंब जीवन से और लोगों से, जो भी प्राप्त करता हूं वह मैं अपनी आवश्यकताओं से अधिक न लूं। मेरी जितनी आवश्यकताएं हैं, जीने के लिए जितना आवश्यक है, मेरी क्षमताओं का क्षरण न हो, उनमें वृद्धि होती रहे, इसके लिए जितना आवश्यक है उतना लेना तो मेरा अधिकार बनता है। यह जैसे हमारी पोषण व्यवस्था का महत्वपूर्ण सूत्र था, इसी प्रकार इस प्रकार से पोषण की व्यवस्था का लाभ लेकर मैं इस पोषण व्यवस्था, रक्षण व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था में मेरी जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के साथ में मैं अपना योगदान दूं। इस प्रकार का संस्कार भी कुटुंब शिक्षा में और विद्यालयीन शिक्षा में होता रहता था। इसके कारण ऐसा कोई व्यक्ति न रहा करता था जो निकम्मा हो, जो समाज के किसी काम का न हो,
और इसी के कारण आप विचार करिए, जिस समाज में बेरोजगार, निकम्मे ऐसे बड़ी संख्या में लोग होते हैं तो समाज समाज समस्याओं से ग्रस्त हो ही जाता है। जिस समाज में निकम्मे लोग बचे ही नहीं तो आधी समस्याएं तो ऐसे ही दूर हो जाती हैं। जिसमें बेरोजगारी, जिनकी भाषा में ये शब्द नहीं है, ऐसे समाज में बेरोजगार कैसे होंगे और फिर बेरोजगारी के कारण निर्माण होने वाली समस्याएं कैसे होंगी। आप देखिए, किसी भी भारतीय भाषा में बेरोजगारी के लिए कोई प्रतिशब्द नहीं है। ये तो विदेशी अवधारणाएं हैं और इसीलिए उनके शब्दों के साथ में हमने यहाँ ले ली है। जैसे मजहब यह शब्द है, यह भारतीय शब्द है ही नहीं। किसी भी भारतीय भाषा में मजहब का अनुवाद नहीं हो सकता। अंग्रेजी में मजहब का अनुवाद रिलीजन होता है, ठीक है, लेकिन किसी भी भारतीय भाषा में मजहब या रिलीजन का अनुवाद नहीं हो सकता। धर्म तो धर्म है, धर्म का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में नहीं हो सकता। उसका वर्णन किया जा सकता है लेकिन अनुवाद शब्द के रूप में नहीं हो सकता। इसे हमें समझना होगा। और इस दृष्टि से हमारी पोषण व्यवस्था जो थी, इस पोषण व्यवस्था की व्यापकता, इस पोषण व्यवस्था की सर्वसमावेशकता, हमारे ग्राम हुआ करते थे, इसमें परंपरा हुआ करती थी कि गांव का जो पाटिल हुआ करता था, पटेल हुआ करता था, वह भोजन करने से पहले यह पता करता था गांव में कोई भूखा तो नहीं रहा, क्योंकि जब तक गांव में मेरे कोई भी भूखा है मुझे भोजन का अधिकार नहीं है। ऐसी मान्यताएं हमारे यहाँ प्रस्थापित की गई थी। ऐसा संस्कार, ऐसे व्यवहार के सूत्र भारतवर्ष में हमारी इन तीनों व्यवस्थाओं में प्रत्यक्ष में लाए गए थे। इन सब व्यवस्थाओं का विचार इतनी गहराई से, व्यापकता से और समाज जीवन के हर स्तर पर विकेंद्रित स्वरूप में इन व्यवस्थाओं का विचार और इन व्यवस्थाओं की रचना यह की गई थी। और इसलिए एक सहज विकास की प्रक्रिया जो चलती है, जिसे हम प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट कहते हैं, क्रमशः विकास, इस प्रकार से पहले कुटुंब जीवन में छोटे स्तर पर शिक्षण, रक्षण, पोषण की व्यवस्थाओं की समस्या तो कुटुंब में भी होती है और इनसे जूझना कुटुंब में भी पड़ता है। उससे शिक्षा प्राप्त करता है बच्चा, बड़ा होते होते सहजता से सीख जाता है कि मेरे जो बड़े लोग हैं, ज्येष्ठ लोग हैं, वो इनका सामना कैसे करते थे। वो उसमें फिर अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर, अपने अध्ययन स्वाध्याय के आधार पर उसमें और सुधार करने का प्रयास करता था और एक कदम आगे निकलने का प्रयास में कभी कभी आगे आगे निकल जाता था। इस प्रकार से इन व्यवस्थाओं का विचार जैसा भारतवर्ष में हुआ है और इसके कारण इसे विराट जागरण का एक महत्वपूर्ण पहलू माना गया है। जब तक राष्ट्र का विराट जागरण नहीं होता, राष्ट्र फिर से उस उच्चतम स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकता। फिर से भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाना है तो हमें जिस प्रकार से हमने इसकी सृष्टि निर्माण की मान्यता को समझा है, इसकी जीवन दृष्टि को समझा है, इसके व्यवहार सूत्रों को समझा है, इसी प्रकार इसके विराट जागरण का जो एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक या राष्ट्रीय व्यवस्थाएं हैं, इन्हें समझना भी उतना भी आवश्यक है। इसे भी हमें समझना होगा। एक अंतिम बिंदु व्यवस्थाओं के संदर्भ में प्रस्तुत कर मैं अपने कथन को विराम दूंगा। वह इन व्यवस्थाओं के नियमों का अनुपालन कैसे करवाया जाता था। वैसे तो मैंने अभी तक जो विश्लेषण अभी आपके सामने रखा है उसमें कुछ उसकी झलक तो आप सबको प्राप्त हो ही गई होगी, लेकिन फिर भी उसको विश्लेषण के रूप में रखना है तो सबसे पहले अनुपालन का सर्वश्रेष्ठ साधन जो था उसे कहते थे विनयाधान, यानी शिक्षा और संस्कार। शिक्षा और संस्कार इतने प्रभावी हों कि मनुष्य सहजता से उन नियमों का पालन करे। पहले तो मैंने बताया था प्रारंभ में ही कि वह व्यवस्था धर्म के अनुकूल ऐसे नियम है, वो प्रकृति के साथ सुसंगत नियम है, समाज जीवन को श्रेष्ठ बनाने की दृष्टि से ऐसे बने हुए नियम हैं। और इसलिए
शिक्षा के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से उनका अनुपालन करवाना, यह सबसे श्रेष्ठ तरीका था। यह सबसे अधिक व्यापक ऐसा तरीका था और मान्यता ऐसी थी कि 90% से अधिक संख्या तो विनयाधान से ठीक हो जानी चाहिए। समाज जीवन की, राष्ट्र की 90% आबादी यह तो शिक्षा और संस्कारों के आधार से ही श्रेष्ठ बननी चाहिए। बाकी जो बचते हैं उनके लिए आगे और 3 प्रकार के अनुपालन के तरीके बताए गए। दूसरा तरीका है आदेश। ऐसे कई विद्यार्थी हम देखते हैं, हमारे कोई शिक्षक होंगे वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और जो घर में थोड़ी सी जिम्मेदारी से जीते हैं वो भी जानते हैं कि हर बच्चे का समझ का एक स्तर होता है, उस स्तर से ऊपर की बातें वो नहीं समझ पाता। इसी प्रकार समाज जीवन में ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनकी समझ थोड़ी कम होती है, बुद्धि कम चलती है। ऐसे लोगों के लिए आदेश हुआ करता था, शासकीय आदेश या गुरु ने किया हुआ आदेश, समाज के धुरीण है जो धर्माचार्य उन्होंने दिया हुआ आदेश, उसका पालन करना। मेरे को नहीं समझता है भाई कि ये अच्छा क्यों है, ऐसा करने से अच्छा क्या होता है, मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ यदि यह सरकार ने नियम बनाया है तो ये अच्छे के लिए ही होगा, तो इसका पालन मैंने करना चाहिए। ऐसा मानने वाला भी एक वर्ग यह हर समाज में होता ही है। ऐसे वर्ग के लिए आदेश के आधार पर उन नियमों का अनुपालन करवाया जाता था। तीसरा एक स्तर होता था जो प्रत्यक्ष में तो विनयाधान के कारण अच्छी समझ रखता था, लेकिन किसी प्रसंगवश, किसी भावावेश में आकर कोई नियम का भंग कर देता था। ऐसा होता है, अपघात तो होते हैं जीवन में, तो ऐसे अपघात से जहां नियम का भंग हो गया है, ऐसे लोगों के लिए वह फिर से नियम भंग न हो, इसका उसे अच्छी तरह स्मरण रहे, इसके लिए पश्चाताप और प्रायश्चित्त की व्यवस्था हुआ करती थी। पश्चाताप का अर्थ ऐसा है कि उसका मन खाता रहे उसे कि अरे यार मैंने वो नियम का भंग किया, अच्छा नहीं किया। वो पुलिस ने पकड़ा या नहीं पकड़ा, नियम भंग मैंने किया है, इस विचार से जिसका मन कचोटता है वह इस तीसरे वर्ग में है। उसके लिए फिर प्रायश्चित्त कहा गया है कि वह उसके दिमाग में, उसके विचार में, उसके मन में सदैव रहे। इस दृष्टि से वह प्रायश्चित्त लेता था। फिर वो कभी 4 दिन का प्रायश्चित्त होता था, 4 दिन की साधना का होता था, तो कभी महीने भर का होता था। जितना गहरा उस नियम भंग का परिणाम, उतना गहरा उस प्रायश्चित्त का भी स्वरूप होता था। और जो इन तीनों में ही नहीं बैठते हैं, ऐसे कुछ लोग जिन्हें हम मूर्ख कहते हैं या जिन्हें दुष्ट कहते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हित के ऊपर अतिक्रमण करने में कोई गलत बात नहीं मानते हैं, ऐसे दुष्टों के लिए और मूर्खों के लिए दंड विधान की व्यवस्था होती है। जो न्याय व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है, यह वास्तव में इन मूर्ख और दुष्ट लोगों के लिए होती है। बाकी सब लोगों ने तो जो 3 बातें हैं, विनयाधान, आदेश और प्रायश्चित्त और पश्चाताप, इनके आधार पर ही वह नियमों का पालन करते हैं और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चलती हैं। फिर तो इन बातों को हमें समझना होगा। आज का यह विषय यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। कल के विषय की केवल बहुत संक्षिप्त में उल्लेख करके मैं आज का कथन मेरा समाप्त करूंगा। ये जो राष्ट्र के विराट के जागरण का दूसरा पहलू है, सामाजिक संगठन, इनका विचार हम इस उप पुष्पमाला के चौथे सत्र में हम करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद दिलीप जी, बहुत सुंदर हुआ। आज के लिए यहाँ रुकते हैं और अगले चरण में फिर एक बार मुलाकात होगी। धन्यवाद।
हैं।